Alright, people, let's start a new standard SA 330 the auditor responses to assess risk. इससे पहले हम ऑलरेडी ऐसे 315 कवर करके आ चुके हैं। ऐसे 315 का ही आगे का फॉरवर्ड मतलब ऐसे 315 एक बेस है और 330 इसके आगे का पार्ट है ना? तो दोनों कनेक्टेड है। अब मैं आपको थोड़ा सा पहले एक भूमिका बना के चलूँगा। ये स्टैंडर्ड एक है ना, अगर मैं बात करूँ ना, काफ़ी टेक्निकल स्टैंडर्ड है। इसकी बातें जनरली बच्चों के ऊपर से निकल जाती है। क्यों? क्योंकि वो लिंक करके नहीं पढ़ते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना? अब यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, बड़े बड़े वर्ड्स यहाँ पे यूज़ कर रखे हैं। ठीक है, वो हमको लॉजिकली समझना है तो उससे पहले हमको पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा रिकैप करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट अपन वैसे ही करते, कुछ भूमिका अपन बनाएंगे 5-7 मिनट की, उसके बाद में अपन इस स्टैंडर्ड को स्टार्ट करेंगे। देखो, मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसे 315 की याद करवाता हूँ। ऐसे 315 ने क्या करा था? ऐसे 315 ने आइडेंटिफाई एंड असेस रूमम करा था। आइडेंटिफाई एंड असेस रूमम। और आपको याद है ये रूमम दो चीज़ों से बना हुआ होता है। किस किस से? इनहेरेंट रिस्क एंड दूसरा है आपका कंट्रोल रिस्क। ठीक है, अब हमने ये जो आइडेंटिफाई एंड असेस रूमम करा था ना, ये हमने कैसे करा था? हमने ली थी अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग ली थी। सर किसकी अंडरस्टैंडिंग ली थी? एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ली थी, उससे रिलेटेड इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग ली थी, और सबसे इंपॉर्टेंट हम इंटरनल कंट्रोल की भी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। ठीक है, आईसीएस स्टडी मटेरियल में चैप्टर नंबर 3 में इंटरनल कंट्रोल का एक बहुत बड़ा पार्ट दे रखा है आपकी बुक में। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल का बेसिक क्या मतलब होता है वो मैं आपको स्टार्टिंग से बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, हमने इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ली थी टू आइडेंटिफाई एंड असेस रूमम। और रूमम किससे बना हुआ होता है? दो चीज़ों से, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। ठीक है, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं बातें करूंगा थोड़ी सी अभी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने ऐसे 315 में क्या करा? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ठीक है, इसके लिए ऐसे 330 आया कि जो आपने रिस्क को आइडेंटिफाई असेस करा था ना, अब ऑडिटर क्या करेगा? उसका रिस्पॉन्स करेगा। देखो नाम कितना इजी है यार। बच्चे बोलते हैं कि सर नाम याद नहीं होता, आप नाम लॉजिकली समझो ना। ऑडिटर रिस्पॉन्सेस टू असेस रिस्क, ये आपका नाम हो गया स्टैंडर्ड का। अब स्टैंडर्ड के नाम में ही मतलब है, जो रिस्क को असेस करा था एट ऐसे 315 अंडरस्टैंडिंग ले लेके उसका अब ऑडिटर रिस्पॉन्स कर रहा है। सर रिस्पॉन्स कैसे करना है? ऑब्वियसली बाय अप्लाइंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। बाय अप्लाइंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। कनेक्ट हुई चीजें, चीजें कनेक्ट हुई। 315 और 330 में मतलब समझे? 315 केवल आइडेंटिफाई एंड असेस रूमम के बारे में बात करता है कि भाई रिस्क और मटेरियल मिसट्रीटमेंट किधर है, किधर है, किधर है, कैसे करते हैं? थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। 330 उस रिस्क से रिलेटेड रिस्पॉन्स की बातें करता है। अब मेरी बात सुनना, तुमने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे एक कैटेगरी बना ली कि ये हाई रिस्क एरिया है, ये लो रिस्क एरिया है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे प्रोसीजर लगाओगे कि तुमने तो अंडरस्टैंडिंग बनाई थी वहां पे कि यार यहां पे रूमम मिल सकता है। अब एक्चुअल में तुम क्या करोगे? प्रोसीजर्स लगाओगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाओगे। ऑटोमेटिकली जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग थी, जो तुम्हारे रूमम था, उसके बेसिस पे तुम अब रिस्पॉन्ड कर रहे हो। ठीक है, क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? ठीक है सर, थोड़ा तो बेस हमें समझ में आया। अच्छा, अभी थोड़ी सी और बातें करते हैं। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में बात करें तो ये कौन कौन से होते हैं? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कौन कौन से होते हैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल, एंड दूसरा है आपका सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। दूसरा है आपका सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, जिसके भी दो टुकड़े मैं करता हूं। टेस्ट ऑफ डिटेल, और एक और है आपका
सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक है सर, ठीक है। अभी एक चीज समझो, ये बाइफर्केशन है। हमारा ये है ए, दिस इज बी। हमको दोनों को डिटेल में पढ़ना है, ए और बी को डिटेल में पढ़ना है। इस चार्ट पे हम वापस आएंगे। अभी ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है, ये एक बेस हमने बनाया, इनकी डिटेलिंग अपन धीरे धीरे करते हुए चलेंगे स्टैंडर्ड में। ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि हमने ऐसे 315 से चीजों को कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। क्या ये बात आपको समझ में आती है? ऐसे 315 में अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट वी डू, वी आइडेंटिफाई एंड असेस रूमम, और जो आपने असेस रूमम करा था उसका रिस्पॉन्ड किस में करना है, ऐसे 330 ने उसका रिस्पॉन्ड बताया है बाय अप्लाइंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स की बाइफर्केशन मैंने आपको बताई। हल्ले हल्ले से धीरे धीरे से हम इस स्टैंडर्ड को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब एक चीज समझो ना यार, ये मुझे एक चीज बताओ, तुमने ये जो आइडेंटिफाई एंड असेस रूमम करा था, ये कितने लेवल पे करा था? 2 लेवल पे, एट ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, एंड दूसरा एट असर्शन लेवल। हाँ सर, असर्शन लेवल क्या था? वो ABCD। इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं, बट मेरे को पता है कहाँ तक मेरे को मेरा टॉपिक को रिस्ट्रिक्ट करना है, बिकॉज मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा आपके लिए ऑडिट को। मेरे को पता है भाई, असर्शन से रिलेटेड कहाँ पे कितनी बातें हैं, वो किधर कितनी करनी है, वो अपन रिस्ट्रिक्ट करके चलेंगे। असर्शन से रिलेटेड चैप्टर नंबर 5 है आपका, भर भर के बातें होती है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई एंड असेस रूमो में 2 लेवल्स। तो मुझे एक चीज बताओ ना यार, अगर तुमने आइडेंटिफाई एंड असेस रूमम 2 लेवल्स पे करा है, तो इसका जो रिस्पॉन्ड होगा वो भी 2 लेवल पे ही होगा। ठीक है, ये रिस्पॉन्ड कौन बता रहा है? ऐसे 330। सर ये रिस्पॉन्ड कैसे करना है? ऑब्वियसली फर्दर ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करके, दैट्स इट। दिस इज योर बेसिक कॉन्सेप्ट, यही है तुम्हारा कॉन्सेप्ट भाई। इतनी बातें समझ में आती है क्या? इतनी बातें समझ में आती है कि भाई वीडियो को एक बार पॉज कर लेना। ये तुम्हारी भूमिका है, इसको बोलना बेस बिल्डिंग, बेस बिल्डिंग ऑफ ऐसे 330। ठीक है, ये बेस बिल्डिंग अच्छे से कर दी है मैंने 330 की। वीडियो को एक बार पॉज कर लो, इसको एक बार कॉपी कर लो, खुद से चीज़ों को सोचो कि यार सर ने जो बताया वो दिमाग में घुसा क्या। उसके बाद में 330 पे आगे बढ़ना, क्योंकि टेक्निकल स्टैंडर्ड है, हमको स्टेप बाय स्टेप ही मूव करना पड़ेगा। पॉइंट इसके लिए डन। चल आ जाओ, पहले हम ये जो बेसिक बेसिक बातें दे रखी है ना, वो एक बार रीड करते हैं। सो हमें स्टैंडर्ड का नाम बहुत अच्छे से क्लियर है, ऑडिटर रिस्पॉन्सेज टू असेस रिस्क। 315 में जो तुमने रिस्क को आइडेंटिफाई एंड असेस करा था, उसका तुम रिस्पॉन्ड कर रहे हो। दिस इज ओवरव्यू एंड ऑब्जेक्टिव, वेरी 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 गुड टॉपिक। ये तुम्हारा पूरा बेस बिल्डिंग जो हमने पढ़ा ना, वो पूरा इससे कवर हो जाएगा, बस साथ के साथ में पढ़ते जाओ। मैं तुम्हें थोड़ा सा रीड करवाऊंगा। ऐसे 330, it deals with the auditor responsibility to design and implement responses to the risk of material misstatement identified and assessed by the auditor in accordance with the ऐसे 315। इसको खुद से एक बार पढ़ो ना, क्या लिखा है ये? क्या दिमाग में चीजें घुस रही है? बोलो भाई बोलो, क्या चीजें दिमाग में घुस रही है? कॉन्सेप्चुअली सोचो। This standard deals with the auditor responsibility of what? Of designing response to assess risk as done as required by the SA 315। सिंपल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर is to obtain sufficient appropriate audit evidence about the assessed risk of material misstatement। जो तुमने रूमम असेस करा था उससे रिलेटेड तुम्हें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है थ्रू डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज टू दोज रिस्क। ये किसकी बातें हो रही है सर? सर ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में बातें हो रही है। ठीक है सर। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ ना, व्हेन यू आर डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग
रिस्पॉन्सेज दैट इज फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, तो तुम दो लेवल पे करोगे। हाँ सर, दो लेवल पे कौन कौन से, एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एट असर्शन लेवल, यही सारी बातें दे रखी है। द ऑडिटर शेल डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट ओवरऑल रिस्पॉन्सेज टू एड्रेस द assess risk of material misstatement at the financial statement level. The auditor shall design and perform further audit procedure whose nature, timing and extent are based on are responsive to the assess risk of material misstatement at the assertion level. इसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को भी मैं एक बार के लिए हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है, इतनी बातें तो हमें समझ में आई है। अच्छा, अब व्हाट डू यू मीन बाय नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, इसके बारे में थोड़ा सा अपन और समझते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। सो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ये क्या लैंग्वेज इतनी प्यारी होती है ना, आप टुकड़े कर दो ना उसके तो समझ में आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय नेचर, नेचर वही, कौन से ऑडिट प्रोसीजर, सर कौन सा ऑडिट प्रोसीजर मतलब, अरे वो याद है क्या 7 प्रोसीजर्स, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ऑब्जर्वेशन, याद है क्या वो? ठीक है, दैट इज योर नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। टाइमिंग मतलब कब, कब ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं। सर कब मतलब, आपको क्वार्टरली काम करते जाना है या ईयर एंडिंग पे ही काम करोगे या हाफ ईयरली ऑडिट प्रोसीजर्स लगाओगे। ठीक है, एंड एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब कितने, कितने से किससे रिलेटेड है ये, सैंपल साइज। ठीक है, अब एक बेसिक चीज, ऑडिट को हम हमेशा क्या बोलते हैं, ऑडिट इज अ रिस्क बेस्ड अप्रोच, ऑडिट इज अ रिस्क बेस्ड अप्रोच। सर इसका क्या मतलब, अगर मुझे बताओ ना, अगर रोमम हाई है, रोमम हाई है, तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, मुझे बताओ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा लगाओगे या कम लगाओगे। सर ऑब्वियसली ज्यादा लगाएंगे, बिकॉज रिस्क ज्यादा है तो रिस्पॉन्ड भी हमें ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ सर, रोमम कम है तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लिमिटेड लगेंगे। हाँ सर, कैसे भी लगाओ, अल्टीमेट गोल इज टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, क्या मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं। कॉन्सेप्ट समझ में आता है क्या, कॉन्सेप्ट समझ में आता है क्या भाई, जल्दी से बता दो। ऑडिट इज अ रिस्क बेस्ड अप्रोच, रोमम जैसा होगा उसके हिसाब से तुम्हारे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन होंगे। सिंपल बात बोलता हूँ मैं, सिंपल बात, अभी इसको मैं रीड करके भी बताऊंगा तुम्हें। अच्छा, अच्छा रोमम, रोमम कैसे होता है भाई, सर याद करवाओ हमें तो, पुरानी बातें रिकॉल करवाते रहो बस। रोमम किससे बनता है, इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क। ठीक है, क्लैरिटी है, आगे बढ़े, इसको रीड करते हुए चलेंगे अपन। इधर आ जाओ। सो यू आर टॉकिंग अबाउट डिजाइनिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, तो ऑडिटर को क्या करना है। सर ऑडिटर को सबसे पहले रोमम के बारे में समझना है, रोमम ज़्यादा है कम है। कंसिडर द रीजन फॉर द असेसमेंट गिवन टू द रोमम, भाई रोमम ज़्यादा है या कम है, वो उसके पीछे रीजंस क्या है एट असर्शन लेवल, इंक्लूडिंग उसके लिए दो चीज़ें, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। दो चीज़ें ही देखोगे आप, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, तो इसी से रिलेटेड बातें कर रखी है। देखो आपको याद है, हम लाइकलीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट की बातें करते थे और मैग्नीट्यूड की बातें करते थे। ये किधर बातें करी थी, ऐसे 315 में बातें करी थी। ये किधर दे रखा है, देखो लाइकलीहुड ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मैग्नीट्यूड आ गया इसमें, ड्यू टू द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रेलिवेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर, ड्यू टू द रेलिवेंट कैरेक्टरिस्टिक। ये कैरेक्टरिस्टिक की बातें किधर हुई थी, सर ये बातें हुई थी हमारी इनहेरेंट रिस्क में।
देखो बच्चों, चीज़ें लिंक है, मैं चीज़ें लिंक करके पढ़ाता हूँ। अगर आपने पुराना नहीं देख रखा, ये मेरी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके लिए यूट्यूब पे डल रखा है ऐसे 315 ऑडिट। ऐसे 315 से पहले ऑडिट रिस्क मैंने समझाया था, जहाँ पे इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क पूरा डिटेल में समझाया था। कुछ ऐसे हवा में नहीं चल रही कि भाई कोई भी टॉपिक लिंक नहीं होएगा। ऑडिट है भाई, टॉपिक चीज़ें लिंक होती है। ए बी सी डी के बाद में ही तुम ई एफ सीखते हो ना, या सबसे पहले ई एफ सीख ले तो फिर ए बी सी डी सीखते हो। ठीक है, तो भाई मैं अपने डिसेंट तरीके से लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप सीधे इस लेक्चर पे आओगे, डिफिकल्ट होगी, मैं तो सिंपल बोलता हूँ। मतलब वो चीज़ें दिमाग में बस तुम रटोगे। बट यही अगर तुम लिंकिंग करके आ रहे हो, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगी, इवन इन द फास्ट ट्रैक बैच। इस स्टैंडर्ड को मैं डिटेल लेक्चर में, डिटेल क्लास में 3 घंटे लग जाते हैं मेरे को कवर कराने में, 3 घंटे। ठीक है, यही चीज मैं फास्ट ट्रैक में 1 घंटे में, 1 डेढ़ घंटे में कवर करा दूंगा विथ फुल एक्सप्लेनेशन। बट सिंपल क्राइटेरिया है यार, तुम्हारा वो अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, मैं फिर भी भूमिका बना रहा हूँ ताकि कि यार ऐसे 315 की एक बार भूमिका बन जाए, चीजें रिलेट हुए। ठीक है, तो लाइकलीहुड ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक की जब बात होती है, तो नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, नेचर ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द असर्शन, वो किसके बारे में बातें होती है? इनहेरेंट रिस्क के बारे में बातें होती है। And whether the risk assessment takes into account the relevant controls, that is the control risk. ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आती है? अभी ये कुछ लैंग्वेज यूज कर रखी है, ये अपने आगे यूज होगी अभी। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्या है, यू नीड टू कंसीडर द रीजन फॉर द असेसमेंट गिवन टू द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तुमने रोमम हाई बोला या रोमम लो बोला, उसके पीछे रीजन क्या है? एंड अकॉर्डिंगली यू विल ऑब्टेन मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस द हायर द ऑडिटर असेसमेंट ऑफ रिस्क। तो व्हाट डू मीन बाय परसुएसिव? परसुएसिव मतलब कि पूरा श्योरिटी वाला ऑडिट एविडेंस। मतलब 100% तो हम श्योरिटी दे ही नहीं सकते, बट रिस्क बिल्कुल कम हो जाए वैसा वाला ऑडिट एविडेंस। ठीक है, तो अगर हायर रिस्क है तो आपके हायर ऑडिट प्रोसीजर्स लगेंगे, हायर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स लगेंगे, जो हम बात करके आए हैं। ऑब्टेन मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस द हायर द ऑडिटर असेसमेंट ऑफ रिस्क। क्या ये बात आपको समझ में आती है? क्या ये क्लैरिटी है आपको? डन, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इधर देखो, इधर देखो, एक बार चीज़ों को वापस लेके आते हैं। सर हमने ऐसे 315 में आइडेंटिफाई एंड असेस रूमम करा था एट 2 लेवल्स, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, असर्शन लेवल। वेरी गुड सर। अब हमने ये जो रूमम असेस करा है, ये रूमम दो कारणों से होता है, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। वेरी गुड। अब सर ये आइडेंटिफाई एंड असेस रूमम ये तो हो गया सर। अब इसका रिस्पॉन्ड यू आर डूइंग इन ऐसे 330 बाय अप्लाइंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की भी अलग अलग बाइफर्केशन है। Obviously, you will respond at 2 levels, financial statement level and at assertion level. ठीक है, अब ऑडिट इज अ रिस्क बेस्ड अप्रोच। जहां पे ज्यादा रिस्क होगी वहां पे आपको मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा, सो यू नीड टू अप्लाई मोर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। एज सिंपल एज दैट। क्लैरिटी है? डन। अच्छा, अब आ जाओ इधर। सो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का ये चार्ट है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, पेज नंबर 2। सब्सटेंटिव प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, ये बाइफर्केशन है। हम ये बाइफर्केशन सारी देखेंगे, बट उसके लिए मैंने आपको ये पेज नंबर 2 पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल दे रखा है, जिसका डिटेल डिस्कशन है। हमको पहले ये करना होगा। ठीक है सर, क्या मतलब इसका? समझते हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो हम पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल की तरफ चलेंगे। आ जाओ भाई, ये है आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल। देखो नोट्स कितने तरीके से बना रखे हैं ना। टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अब देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले पूरा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठाओ। एक मैं तुम्हें ना थोड़ी सी झलक देता हूँ पहले सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के दो हिस्से, सब्सटेंटिव प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ कंट्रोल। और यहाँ पे भी होती है टेस्ट ऑफ डिटेल, यहाँ पे होती है आपकी सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक है, टेस्ट ऑफ डिटेल में दो चीज़ें होती है, वाउचिंग और वेरिफिकेशन। सबके बारे में बातें करेंगे।
मैं आपको सिंपल वे में सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या होता है ये बताता हूँ। एग्जाम्पल, सपोज करो आपको सेल्स पे आप चेकिंग कर रहे हो, ठीक है। तो सेल्स की चेकिंग करने के लिए मेरे भाई तुम क्या मंगवाओगे? तुम बोलोगे इनवॉइस लेके आओ, ईवे बिल लेके आओ, जो भी तुमने सैंपल लिया और सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। और तुम इनका क्या करोगे? तुम इन पे इंस्पेक्शन करोगे, मतलब इनकी डिटेल देखोगे कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। दैट इज वॉट, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सर और एग्जाम्पल दूं ना? रेंट है, रेंट पे करा है, तो तुम क्या चेक करोगे कि क्या ये रेंट अग्रीमेंट तुम मंगवाओगे और चेक करोगे कि रेंट अग्रीमेंट के बेसिस पे ही उस पार्टी को रेंट पे हुआ है क्या। और साथ के साथ में व्हाट यू विल बी चेकिंग, बैंक एंट्री चेक कर लोगे। हाँ सर। सर ये क्या है? ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स है। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुद्दे की बात ये है कि सर ये कितनी करने, कितनी डिटेल चेकिंग करनी है। मैंने कहा ये किसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, किसी पे डिपेंड करेगा मेरे भाई, किसी पे डिपेंड करेगा। अच्छा सर और एग्जांपल दो ना। मैंने कहा लेट्स से कोई ट्रैवलिंग का एक्सपेंस बुक था, तो तुम क्या बोलते हो? तुम मैनेजमेंट को बोलोगे यार इसका मैनेजमेंट वाउचर बना के देना, वाउचर बना हुआ होगा ना। मैनेजमेंट बोलेगा हाँ वाउचर क्या होता है सर? अरे बिल, बिल बने हुए होगे ना। मैंने कहा मैनेजमेंट लेके आया यार, मुझे चेक करना है कि ये जो ट्रैवलिंग का एक्सपेंस है ये ₹1,00,000 का तुम्हारे बुक हो रखा है, ये ₹1,00,000 का इनवॉइस लेके आ, मेरे को चेक करना है। ठीक है सर, दैट इज सब्सटेंटिव प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल्स में बोला जाता है इनको। ये सब किस में आता है? ये सब किस में आता है सर? ये टेस्ट ऑफ डिटेल्स में आता है। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, अभी तो मैं ज़्यादा डिटेल में गया ही नहीं। ठीक है सर, बढ़िया। देन एनालिटिकल प्रोसीजर, ये हमारा ऐसे 520 में कवर होता है, इसको भी होल्ड करो। देन मैं अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे आ रहा हूँ, अब चीज़ों को मैं कनेक्ट करूँगा। ठीक है सर, व्हाट इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल? ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल कौन डिज़ाइन करता है? डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट, मेंटेन बाय TCWG एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ये इंटरनल कंट्रोल का मैं एक एग्जांपल तुम्हें पहले दे देता हूँ ताकि तुम्हें चीज़ें रिकॉल हो जाए। परचेज डिपार्टमेंट में कौन परचेज का ऑर्डर करेगा, पेमेंट कौन करेगा, इसके लिए अलग अलग लोगों को रख रखा है। सबको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी है, ऑथराइजेशन दे रखा है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कर रखी है। सर व्हाट इज दैट? ये सर क्या है? दिस इज बेसिकली इंटरनल कंट्रोल का एग्जांपल। एक कंट्रोल है, इंटरनली कंट्रोल बना रखा है पूरा का पूरा। सर और एग्जांपल दो ना। सर सिंपल है कि तुम्हें कोई भी बड़ा खर्चा करना है, बड़ा खर्चा करना है तो तुम क्या हवा में कर दोगे क्या? नहीं। अच्छा घर की बात करो, चलो घर में तुम्हारे क्या एक प्रोसेस है। एक प्रोसेस क्या है कि यार पापा गोवा, गोवा ट्रिप पे जाना है तो परमिशन लेनी पड़ती है। हाँ, किससे परमिशन लेनी पड़ती है? पापा से परमिशन लेनी पड़ती है। हालांकि ऐसा हो जाता है पापा मम्मी की तरफ जो बोलते, मम्मी पापा की तरफ बोलते, पर हाँ परमिशन तो लेनी पड़ती है ना। वो कंट्रोल है, दैट इज कंट्रोल। एक सिस्टम बना रखा है, एक प्रोसेस बना रखा है। हाँ सर, ठीक है। अच्छा इसका मैंने ना बढ़िया बढ़िया डिटेल वाला एग्जांपल बुक्कड़ कॉफ़ी का भी दे रखा था। ठीक है, बुक्कड़ कॉफ़ी का तुम्हें एग्जांपल याद है? वापस एक बार याद दिला देता हूँ, क्या एग्जांपल है, याद आना चाहिए तुम्हें। सर क्या एग्जांपल था? एक बुक्कड़ कॉफ़ी है हमारे अजमेर में। ठीक है, हमारे अजमेर में आना सागर चौपाटी है, चौपाटी के वहाँ पे नई चौपाटी के वहाँ पे बुक्कड़ कॉफ़ी वाला खड़ा होता है। ठीक है, जोरदार कॉफ़ी की बिक्री होती है, दे धनाधन दे। अब एक दिन मैं बुक्कड़ कॉफ़ी वाले के पास में गया, मैंने कहा यार बढ़िया बिक्री चल रही है भैया। बोले भैया बिक्री तो बहुत बढ़िया चल रही है, पैसे भी कमा रहे हैं, पर बड़ी दिक्कत की बात है। मैंने कहा क्या हो गया भैया? तो बोलता है कि भैया देखो एक साथ 10-12 लोग आते हैं, ठीक है, आप देख ही रहे हो 50-60 लोगों की कॉफ़ी की लाइन लगी हुई है। मैंने कहा यार मैं तो मनी मन इनकम कैलकुलेट करने लग गया, चार्टेड अकाउंटेंट है ना। तो वो बोला कि भैया रुको, प्रॉब्लम आती है कि ये 10-12 लोग कॉफ़ी पी के कब चल जाते मेरे को पता नहीं पड़ता, या कभी कभी ये ऐसा हो जाता है एडवांस पेमेंट कर देते हैं और मैं इनसे वापस मांग लेता हूँ, तो बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। तो मैंने कहा यही दिक्कत है तुम्हारे, एक काम करो, साथ में अपने किसी रिलेटिव को बिठाओ और कस्टमर को बोलो प्लीज़ आप पहले पेमेंट कर दो और टोकन ले लो, और फिर मेरे को ये टोकन आप दोगे तब मैं आपको कॉफ़ी दूंगा। ठीक है, तो
बुक्कड़ भैया बोले सर भैया ये क्या है, मैंने कहा आईपीसीसी में ऑडिट का एक कॉन्सेप्ट है इंटरनल कंट्रोल। बोलो इस और कुछ करना है? मैंने कहा एक और कंट्रोल लगाते हैं यहाँ पे, जितने भी टोकन तुम्हारे पास में आएंगे ना कस्टमर लेके, और उसका पैसा तुम्हारे रिलेटिव के पास में होगा, एट डे एंड इसको रिकंसाइल कर लेना, ये भी रिकंसाइल होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बुक्कड़ भैया को, बुक्कड़ कॉफी वालों को इंटरनल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट समझाया, तुम्हें भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मैं ऑडिटर पे आ रहा हूँ, है ना, देखो अब मैं ऑडिटर पे आ रहा हूँ। ऑडिटर क्या करता है इस इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड? ऐसे 315 तो इससे रिलेटेड बोलता है, ऑडिटर बस अंडरस्टैंडिंग लेगा कंट्रोल्स की। ठीक है, बट व्हेन यू कम टू ऐसे 330 बोलता है भाई इन ये जो कंट्रोल की तुमने अंडरस्टैंडिंग ली है, तुमने सोचा कि कंट्रोल इतना ऑपरेट अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, भाई उसकी टेस्टिंग तो कर, उसकी टेस्टिंग तो कर मेरे भाई। अब मेरी बात सुन, एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। रिलायंस है, रिलायंस में सेल्स के इनवॉइस है टोटल मिला के 4 लाख इनवॉइस। क्या ऑडिटर सबको चेक कर सकता है डिटेल में? क्या सबके रिलेटेड सबके सबसे रिलेटेड डिटेल डॉक्यूमेंट्स मंगवाए और उनकी वाउचिंग करे? पॉसिबल है क्या सर? नहीं पॉसिबल है। तो मैंने कहा मेरी बात सुनना, सेल्स में ऑडिटर सबसे पहले क्या देखने की कोशिश करेगा सर? वो पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा कंट्रोल्स को। सर 315 315 315, मैंने कहा मेरी बात सुन, 330 की बात कर। जब वो कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करा, तो यार वो कंट्रोल्स तुमने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे बनाया कि हाँ ये अच्छे चल रहे हैं या इनमें ये दिक्कत है। ऐसे 330 बोलता है रुक मेरे भाई, कंट्रोल्स को टेस्ट कर, कंट्रोल्स को टेस्ट कर कि क्या कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है क्या? कॉन्सेप्ट है ये, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कंट्रोल्स अगर अच्छे से काम कर रहे होगे तो बहुत बढ़िया बात है ना, आपको टेंशन नहीं रहेगी। आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, नाउ कनेक्ट द डॉट्स, कनेक्ट द डॉट्स। अगर ये कंट्रोल आपने टेस्टिंग करी, कंट्रोल्स बढ़िया निकले, तो मुझे बताओ ऑडिटर सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम लगाएगा ज्यादा लगाएगा? सोच के बताओ, सोच के बताओ भाई। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में कंट्रोल्स बढ़िया मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हम कम लगा सकते हैं। ठीक है, बट इफ कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में दिक्कतें बन रही है, तो भाई साहब ऑडिटर ज़्यादा प्रोसीजर लगाएगा ना यार, सैंपल साइज ज़्यादा रखेगा नहीं रखेगा? बिल्कुल रखेगा सर। अल्टीमेटली व्हाट ही नीड टू डू, उसको अपने ऑडिट रिस्क कम करनी है। क्या ये बात आपको समझ में आती है क्या? क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हो इन दोनों प्रोसीजर्स में? हम तो अभी थियोरी पे तो गए नहीं इनके, हमने तो बस अभी एक बेस बनाना स्टार्ट किया है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं एक बार और रिकॉल करा रहा हूँ। सर इतनी बार रिकॉल क्यों करा रहा हूँ? सर ये तो फास्ट ट्रैक बैच है। मैंने कहा मेरी बात सुनना यार, ये समझ में नहीं आया ना तो पूरा चैप्टर 3 की, चैप्टर 3 के आने वाले चैप्टर्स की भी दिक्कतें चालू हो जाएगी। ठीक है सुन मेरी बात, ऐसे 315 को एक अलग छोड़, ऐसे 330 पे फोकस कर। ऐसे 330 में फर्दर ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करना है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सर व्हाट डू यू मीन बाय टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स? मेरी बात सुनना, फोकस फोकस फोकस। तूने कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ली थी, हाँ सर। अब कंट्रोल की तू टेस्टिंग कर रहा है, दैट इज योर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। सर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कंट्रोल ऑपरेट इफेक्टिवली हो रहे हैं क्या, इससे रिलेटेड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हमें लेना है, दैट इज आवर मेन मोटिव। क्या ये बात आपको समझ में आती है? आ जाओ, पूरा का पूरा टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे अपना डिस्कशन चलेगा। एंड ट्राई एंड रीड दिस ऑब्जेक्टिव। ये 2 लाइन एक बार खुद से रीड करो, एक बार खुद से रीड करो दीज 2 लाइन्स। जो तुमने अंडरस्टैंडिंग ली ना, जो तुमने अंडरस्टैंडिंग ली ना, उससे रिलेटेड अब तुम्हें उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस की सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है कि क्या कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। यू वांट टू obtain sufficient appropriate audit evidence, that's why you are doing test of controls। क्या ये बात आपको समझ में आती है? ठीक है,
अच्छा, एक चीज़ समझो ना, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें आपको ये 2 पॉइंट भी लिखने होते हैं। इन 2 पॉइंट को समझना। पहली चीज़, हमें टीओसी करने की ज़रूरत क्यों है? हमें टीओसी करने की ज़रूरत क्यों है? हमारा फोकस क्या है? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। हाँ, केवल सब्सटेंटिव प्रोसीजर से ये सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल सकता, इसलिए मैं टीओसी करता हूँ। सर क्यों? अरे वो 4 लाख इन्वॉइसेस थे, तो बिना कंट्रोल के अंडरस्टैंडिंग ले, बिना कंट्रोल की टेस्टिंग करे, बस तू इन्वॉइसेस को चेक करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, क्या उससे काम हो जाएगा? क्या नहीं होगा। आपको कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। कंट्रोल्स ही आपको कॉन्फिडेंट या नॉट कॉन्फिडेंट में अंतर बताते हैं। ठीक है, तो सब केवल सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन कैनॉट बी अ केस वेर यू कैन ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, फर्स्ट पॉइंट। एंड दूसरा, जो मेरे भाई तू अंडरस्टैंडिंग लेके आया, जो अंडरस्टैंडिंग लेके आया कि कंट्रोल्स सही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल रिस्क तेरी है लेट्स से 30%, मतलब तू मान के चल रहा है, तूने ऐसे 315 में कंट्रोल रिस्क तीन 30% मानी, मतलब तू मान के चल रहा है कि 70% कंट्रोल्स आर वर्किंग फाइन। दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग। उसी के बेसिस पे तू कंट्रोल रिस्क 30% बोला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वापस बोलो, मैंने कहा कंट्रोल रिस्क तू 30% बोल रहा है। हाँ, 315 आइडेंटिफाई एंड असेस रूम, उसमें 70% कंट्रोल्स आर वर्किंग फाइन। तो भाई वो तो तेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, एक्चुअल टेस्टिंग करके बताना यार, तभी तो रिलाई कर पाएंगे। That is your first point. The auditor assessment of Romum at the assertion level includes an expectations that controls are operating effectively. That is, अगर auditor को controls पे rely करना है while determining the nature, timing and extent of substantive procedure, then he need to test controls. No other options are left. Is this point clear? Objective of test of control. My dear students, take 2 minutes break. Objective of test of control एक बार पढ़ लो, उसके बाद में आगे बढ़ना। ठीक है, अब अपना पूरा का पूरा डिस्कशन टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे होएगा। ठीक है, पूरा डिस्कशन अपना टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे होएगा। ऑलराइट पीपल, अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल में अगर अपन देखें ना, तो ये अपने कुछ टॉपिक्स है, जिसमें पहला अपन टॉपिक डिस्कस करते हैं नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। पहली चीज, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। इसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल में कौन कौन से प्रोसीजर्स लगते हैं? इंक्वायरी लगता है, ऑब्जर्वेशन लगता है, इंस्पेक्शन लगता है, रीपरफॉर्मेंस लगता है। ठीक है, उसके अलावा जो आपके ऑटोमेटेड कंट्रोल्स होते हैं ना, उस पे वॉक थ्रू भी लगता है। ठीक है सर, है ना? अभी ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट पढ़ने के बाद में याद। चलो, अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में मैंने आपको बताया कि भाई कौन कौन से प्रोसीजर्स लगते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखे अपन इसके। जैसे पहला है इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कैसे करते हैं? आर्टिकलशिप में आप जाओगे ना, तो एक परचेज से रिलेटेड वाउचर होगा। परचेज से रिलेटेड वाउचर होगा ना, तो आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल उसमें क्या करोगे? आप देखोगे कि यार ये परचेज से रिलेटेड वाउचर में किसी का साइन होना चाहिए। ये साइन उसी पर्सन का है क्या? मतलब ऑथराइजेशन अगर किसी को दे रखा है, तो उसी ने ऑथराइजेशन कर रखा है क्या? दैट इज इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। क्या ये बात आपको समझ में आती है? अच्छा, इंक्वायरी इज अबाउट एन ऑब्जर्वेशन। इंक्वायरी किससे रिलेटेड? सर इंक्वायरी इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड। ठीक है, जैसे कौन क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, आपने इसकी इंक्वायरी करी, आपने इसकी ऑब्जर्वेशन करी। ठीक है सर। देन री परफॉर्मेंस, इस पे क्वेश्चन आया था रिसेंटली, सितंबर 2024 में इस पे क्वेश्चन भी आया था। सर व्हाट डू यू मीन बाय री परफॉर्मेंस? कुछ कंट्रोल्स ऑडिटर खुद से री परफॉर्म करता है। सर जैसे, जैसे क्या? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एग्जांपल में दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैनेजमेंट बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाता है ताकि बैंक बुक और जो पासबुक है उसमें कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हो। ये एक तरीके का क्या होता है, ये कंट्रोल्स ही तो होते हैं एक तरीके के, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। हाँ सर,
ऑडिटर इसकी री-परफॉर्मेंस करता है। ऑडिटर खुद से भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के देखता है टू टू बेसिकली वेरीफाई कि मैनेजमेंट ने सही से करा है नहीं करा है उसके कंट्रोल्स। दैट इज री-परफॉर्मेंस। क्या ये बात आपको समझ में आती है? एग्जाम्पल रिकंसिलिएशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट। ठीक है। एंड इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, री-परफॉर्मेंस, ऑब्जर्वेशन, ये तो प्रोसीजर होते ही है। साथ के साथ में टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑपरेटिंग ऑन स्पेसिफिक कंप्यूटराइज एप्लीकेशन और ओवर द ओवरऑल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंक्शन। ये किससे रिलेटेड बात है? ये आपके टॉपिक है ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट, उससे रिलेटेड बात कर रखी है। ठीक है सर। अब मेन मुद्दा क्या कि आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते समय कौन कौन से प्रोसीजर लगाते हो? इंक्वायरी भी करते हो, इंस्पेक्शन भी करते हो, ऑब्जर्वेशन भी करते हो, रीपरफॉर्मेंस भी करते हो। इसमें एमसीक्यू आपको कैसे पूछा जा सकता है? केवल इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट। यार सर, इंक्वायरी करना था तो वो तो हमने अंडरस्टैंडिंग भी तो ली थी ना, वहां पे भी तो हमने इंक्वायरी करी थी। केवल इंक्वायरी इज नॉट सफिशिएंट। व्हाट यू नीड टू डू, आपको इंक्वायरी के साथ में या तो इंस्पेक्शन या री परफॉर्मेंस करना चाहिए ताकि बेस्ट रिजल्ट दे सके। ठीक है। अगर बात करें तो क्या लिखा हुआ है? इंक्वायरी कंबाइंड विद इंस्पेक्शन और री परफॉर्मेंस में प्रोवाइड मोर अश्योरेंस देन इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन। क्या ये बात आपको समझ में आती है? क्या ये बात आपको समझ में आती है? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर किस पे डिपेंड करेगा भाई? वो आगे अपन ऊपर बात करेंगे। बट पहले तो ये समझना जरूरी था कि नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर कौन कौन से है। सर कौन कौन से लगते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल में? इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, री परफॉर्मेंस, ऑब्जर्वेशन, ये 4 प्रोसीजर्स। एंड फिफ्थ इज टीओसी करना एट पर्टिकुलर कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर। ठीक है सर। ये तो हमें पहली बात ये तो समझ में आ गई। केवल इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट। यू नीड टू अप्लाई इंस्पेक्शन और री परफॉर्मेंस विद इंक्वायरी। यस, मोर टाइम कंज्यूमिंग बट बेटर रिजल्ट यही आपको देगा। क्या ये बात आपको समझ में आती है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इधर आओ। हमने पहले तो ऑडिट प्रोसीजर समझ लिए, अब हमको समझ में आ जाएगा ये वाला टॉपिक। देखो, जस्ट अ मिनट। टॉपिक है आपका नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। नेचर अपन ने समझ लिए। अब हमें डिजाइन करना है टेस्ट ऑफ कंट्रोल की भाई कौन सा प्रोसीजर लगाए ना, तो उसके लिए कुछ चीजें दे रखी है। सर कैसे? क्या बोला? इन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग टीओसी द ऑडिटर शेल परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर इन कॉम्बिनेशन विद इंक्वायरी। वाई? ऐसी लाइन क्यों लिखी? क्योंकि इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट, ये तो हम पढ़ के ही आए अभी। इंक्वायरी के साथ में आपको अलग अलग प्रोसीजर साथ में लगाने चाहिए। वाई? टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल। ये बार बार लाइन रिपीट होती है। You need to obtain sufficient appropriate audit evidence about the operating effectiveness of a control. For this, you will not be applying individually only inquiry. What you need to do, inquiry के साथ में other procedures भी लगाओ। ठीक है। क्या ये बात आपको समझ में आती है? आपको ऑडिट एविडेंस लेना है इंक्लूडिंग अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ अ कंट्रोल, साथ के साथ में इन चीज़ों से रिलेटेड भी आपको ऑडिट एविडेंस लेना है। सर क्या? हाउ द कंट्रोल्स वर अप्लाइड एट रेलिवेंट टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड अंडर ऑडिट। इसका मतलब क्या कि जैसे होता है ना पीक टाइम हो गया, जैसे सपोज करो ईयर एंडिंग है। ईयर एंडिंग है तो वहां पे ये जो 31 मार्च के समय में सेल्स में ना बहुत ऊपर नीचे कर देते मैनेजमेंट। प्रॉफिट बढ़ाना घटाना सब सेल पे डिपेंड कर देता है। तो ये सेल्स में इन्होंने रेलिवेंट टाइम पे उस समय कंट्रोल्स कैसे अप्लाई हुए थे आपने वो देखा। ठीक है। आप ये देखने की आपको इससे रिलेटेड ऑडिट एविडेंस चाहिए कि कंसिस्टेंसी बाय विच दे वर अप्लाइड। एंड थर्ड, बाय हुम और बाय व्हाट मींस। बाय हुम और बाय व्हाट मींस का मतलब क्या कि किस पर्सन को ऑथराइजेशन दे रखा था कंट्रोल्स लगाने के लिए। क्या ये बात आपको समझ में आती है? देन एक बार मेरी बात को सुनो ना वापस। सर मैंने क्या बोला? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर पहले आपको बताया, ये नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर होते हैं जिसमें अपन ने ये बात करी कि इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट, यू नीड टू अप्लाई अदर ऑडिट प्रोसीजर ऑल्सो, जिसके अपन ने नाम पढ़े। ठीक है। वाई यू नीड टू अप्लाई अदर ऑडिट प्रोसीजर विद इंक्वायरी? टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ अ कंट्रोल, इंक्लूडिंग कंट्रोल्स कैसे अप्लाई हुए रेलिवेंट टाइम पे, कंसिस्टेंसी उनकी, एंड बाय व्हाट मींस दे वर अप्लाइड। ये सारी चीज़ों से रिलेटेड ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए। क्या ये बात आपको समझ में आती है? और साथ के साथ में एक और पॉइंट क्या बोला कि क्या कोई कंट्रोल टेस्टेड जो है वो डिपेंड अपॉन अदर कंट्रोल्स, दैट इज इनडायरेक्ट कंट्रोल्स, एंड इफ सो वेदर इट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस सपोर्टिंग द इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ दीज इनडायरेक्ट कंट्रोल। सर ये क्या बोला इनडायरेक्ट कंट्रोल? सर ये क्या है? मेरी बात सुन। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए तुझे जो डेटा निकालना है वो किसी सिस्टम से निकालना है।
हाँ, तो वो डेटा ही अगर गलत निकला तो वो बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी सर। तो किस पे डिपेंडेंट है? वो सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट है। तो क्या स्टैंडर्ड बोलता है ऑडिटर को ये डिटरमाइन करना है कि तुम्हें बीआरएस तो करना ही है, साथ के साथ में ये भी देखना है कि तुम्हें क्या वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी कंट्रोल्स को चेक करना है क्या? डू यू नीड टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिलेटिंग टू इनडायरेक्ट कंट्रोल? क्या मेरा एग्जांपल समझ में आया तुम्हें? हाँ, क्लास में कोई पुराना बच्चा होगा तो उसको पता होगा, एसी वाला एग्जांपल मैं देता हूँ। ठीक है, determining whether the controls to be tested depend upon the other controls, and if so whether it is necessary to obtain audit evidence supporting the effective operations of a indirect control. That is nature and extent of test of control. Very easy topic but conceptual, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग इसकी होनी चाहिए। ठीक है सर। अब नाउ वी नीड टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। अब कुछ टॉपिक है बड़े जल्दी जल्दी से हो जाएंगे, आपको बस लॉजिकली समझना है। डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कितना टीओसी कितना करना है, ज़्यादा करना है कम करना है, मतलब कंट्रोल्स की टेस्टिंग ज़्यादा करनी है कम करनी है, इसके लिए ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड होगा। अभी मेरी बात सुनो, ये फैक्टर्स मैं आपको लॉजिकली समझा दूंगा, पर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, आपको पूछा जाता है सीधे फैक्टर्स बताओ 4 नंबर में। ठीक है, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको लॉजिकली भी अंडरस्टैंड करना है ताकि एमसीक्यू आ जाए तो आप एमसीक्यू में सही आंसर कराओ, और आपको 4 नंबर के लिए पॉइंट्स भी आपको याद करके चल रहे हैं। टॉपिक क्या, एक बार टॉपिक वापस बता दो। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कितना करना है, डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, हम ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सर क्या क्या फैक्टर्स है? बहुत इजी है। फर्स्ट फैक्टर्स, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्रोल बाय द एंटिटी ड्यूरिंग द पीरियड। ये कंट्रोल एंटिटी में कितने टाइम तक है? जैसे क्या, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट साल में 12 बार बनता है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक साल में 1 बार होती है, ठीक है, सेल्स की रिकॉर्डिंग साल में डेली होती है। तो हम क्या देखने की कोशिश करें कि कोई पर्टिकुलर कंट्रोल की फ्रीक्वेंसी क्या है, उस पर भी डिपेंड करेगा। ऑब्वियसली ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल ज़्यादा होगा। जैसे सर ऐसा क्यों? लेट्स से ना यार, डेली अगर किसी से रिलेटेड कंट्रोल वर्किंग में है, उसकी वर्किंग हो रही है, तो आपको टेस्टिंग भी तो उसकी ज़्यादा करनी पड़ेगी, बिकॉज वो यूज़ में ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, देन लेंथ ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड दैट द ऑडिटर इज रिलाइंग ऑन द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ अ कंट्रोल। अभी ये पॉइंट का अंतर समझो, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट का। लेंथ ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड दैट ऑडिटर इज रिलाइंग, ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड ऑडिटर इज रिलाइंग, इसका मतलब क्या है मेरे भाई? ऑडिटर उस पर्टिकुलर कंट्रोल पे कितना रिलाय होना चाहता है। अगर ज़्यादा रिलाय होना चाहता है तो कंट्रोल्स टेस्टिंग ज़्यादा करेगा। Then expected rate of deviation from a control. If a deviation is expected from a control, then obviously you need to apply more you need to do more testing. Then relevance and reliability of the audit evidence to be obtained. अगर आपको ज़्यादा relevant या reliable audit evidence चाहिए तो आपको टेस्टिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, कम चाहिए तो आपको टेस्टिंग कम करनी पड़ेगी। एंड लास्ट है एक्सटेंड टू विच ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड। ये पॉइंट थोड़ा सा अलग है, इस पे एमसीक्यू मिल सकता है। एक्सटेंड टू विच ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेस्ट ऑफ अदर कंट्रोल्स। सर इसका मतलब क्या है? लेट्स से मेरे भाई, परचेज, लेट्स से तुम कैश वाउचर्स चेक कर रहे थे, कैश वाउचर से रिलेटेड तुमने कंट्रोल्स देखे, ठीक है, टेस्टिंग करी उसकी, इसमें तुम्हारे परचेज के भी वाउचर आ गए जो कैश में थे। हाँ, अब जब तुम परचेज चेक कर रहे थे तो परचेज 2 टाइप की होती है, कैश एंड क्रेडिट। कैश वाउचर से रिलेटेड कंट्रोल्स तो तुम ऑलरेडी देख चुके थे, तो जब तुम अदर कंट्रोल्स तुम टेस्ट कर चुके हो तो यहाँ पे तुम्हारी, अगर ये डिपेंडेंट है तो कंट्रोल्स कम हो गए ज़्यादा हो गए? कम हो गए ज़्यादा हो गए? ऑब्वियसली कम हो गए, क्योंकि तुम कर चुके हो ना यार। कैश वाउचर्स चेक करते समय ही जो परचेज कैश में हुई थी उसके टेस्टिंग तुम कर चुके थे, तो अब तुम्हारे टीओसी कम हो गए। दिस इज अ स्पेशल पॉइंट जहाँ पे आपको एमसीक्यू मिल सकता है। ठीक है, द एक्सटेंट टू विच ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम टेस्ट ऑफ अदर कंट्रोल रिलेटिंग टू असर्शन। मैंने आपको लॉजिकली समझा दिया। एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको बस फैक्टर्स लिखना, यू नीड टू, यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग, बट लॉजिकली इसलिए समझने की जरूरत है बिकॉज एमसीक्यू पूछ ले गलती से भी तो अपन को आंसर पता होना चाहिए उसका। क्या ये बात आपको समझ में आती है? इज दिस पॉइंट क्लियर? डन 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 डन, क्लैरिटी। चलो बढ़िया।
अब एक और टॉपिक है, यूजिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट। तो इसका मतलब क्या है, पिछले साल तुमने कोई ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करा था रिलेटिंग टू ऑब्वियसली कंट्रोल्स, क्या तुम उसको कंट्रोल पे रिलाई करोगे या तुम्हें वापस उसकी टेस्टिंग करनी है? मेरी बात को समझ रहे हो? प्रीवियस ऑडिट में तुमने कंट्रोल की टेस्टिंग करी थी, वापस तुम ही ऑडिटर हो, क्या वो कंट्रोल पे रिलाई कर जाए या नहीं कर जाए? तो देखो, एक कॉमन सेंस यूज करो। मैं तुम्हें एक नॉर्मल बात बताता हूँ पहले तो। हम ऑडिटर अपॉइंट होते 5 साल के लिए। अब 5 साल के लिए अपॉइंट होते तो हम क्या रोज कंट्रोल की टेस्टिंग नहीं करने बैठते? या देखो, इतने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एरिया होते तो हर साल में सारे कंट्रोल्स भी टेस्ट कर ले, वो भी पॉसिबल नहीं होता। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि यार आप है ना, कम से कम 3 सालों में तो कोशिश करो कि आपके कंट्रोल्स की टेस्टिंग वापस हो जाए, हर 3 साल में। ठीक है, अब पिछले साल तुमने टेस्टिंग करी थी, अब मुद्दा ये है कि क्या इस साल भी हम उस टेस्टिंग पे रिलाई कर जाए क्या? तो तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर कंट्रोल्स में कुछ छिड़खानी नहीं हुई होगी तो तुम यस रिलाई कर सकते हो। बट अगर सपोज करो कोई ऑथराइज पर्सन ही था, एक प्रोसेस था जिसमें ये लोगों को काम था, वो ये सभी चेंज हो गए, तो यू नीड टू रिवाइज, यू नीड टू थिंक डिफरेंटली, यू नीड टू टेस्ट अगेन। या कुछ डेफिशिएंसी है, कुछ रिस्क ज़्यादा लग रही है, तो यू विल बी अगेन थिंकिंग अबाउट टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल अगेन। टॉपिक अंडरस्टैंड हुआ? टॉपिक का मतलब समझ में आया पहले? हाँ, प्रीवियस ईयर में तुमने टेस्टिंग करी थी, उसको अगेन यूज़ कर सकते हो क्या, या वापस टेस्टिंग करें? ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है इससे रिलेटेड है ना, ये जो पॉइंट्स है ना, ये तुम्हें तभी अच्छे से आ सकते हैं व्हेन यू हैव स्टडीड इंटरनल कंट्रोल प्लस ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। एनीवन हु इज वाचिंग दिस फास्ट ट्रैक बैच फॉर द फर्स्ट टाइम, या तुमने ऑडिट ही पहली बार पढ़ी है, तो तुम्हें एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 3, जैसे अपन स्टैंडर्ड वाइज चल रहे हैं ना, तो चैप्टर नंबर 3 में एक टॉपिक है इंटरनल कंट्रोल और ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। आई विल नॉट बी एबल टू कवर दिस इन फास्ट ट्रैक बैच। मैंने पूरा का पूरा अपडेट दे रखा है तुम्हें फास्ट ट्रैक बैच में क्या क्या हम चीज़ें कवर करेंगे, ये इससे रिलेटेड बात है। अब ये जितना भी टॉपिक है ना, ये सारे फैक्टर्स इंटरनल कंट्रोल और ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं। ठीक है सर, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? इंटरनल कंट्रोल के कुछ 5 फैक्टर्स होते हैं। कंट्रोल इन्वायरमेंट, देन रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, देन इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड एक पॉइंट है, देन कंट्रोल एक्टिविटीज़, ये आपका मेन हीरो होता है, और फाइनल इज मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ 5 फैक्टर्स होते हैं। अभी मैं आपको सिंपल लॉजिक बताता हूँ, एक बार आप ये जब खुद से पढ़ लोगे, उसके बाद में आप ये टॉपिक देखना वेरी इजी। मैं आपको सिंपल टॉपिक बताता हूँ। अगर इन कुछ, ये जो इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स है, अगर ये इनइफेक्टिव हो गए, तो आप क्या रिलाई करोगे? नहीं सर, हम प्रीवियस ऑडिट के कंट्रोल्स पे रिलाई नहीं करेंगे। बट अगर ये इफेक्टिव हो गए, तो आप रिलाई कर जाओगे। हाँ सर, अल्टीमेटली व्हाट यू नीड टू फोकस, रिस्क कम से कम रहे। सपोज करो कोई प्रीवियस पर्सनल्स है, प्रीवियस जॉब्स वाले थे, वो चेंज हो गए बहुत ज़्यादा, मतलब कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गए, तो यू विल रिलाई? नहीं सर, हम रिलाई नहीं करेंगे। सपोज करो जैसे आईटी कंट्रोल्स में भी 2-3 होते हैं ना, ये सब ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट का पार्ट है। जनरल आईटी कंट्रोल, ऑटोमेटेड आईटी कंट्रोल्स, ये अलग अलग चीज़ होती है। अगर ये प्रॉब्लम्स है, ये वीक है, तो आप रिलाई करोगे क्या? नहीं सर, हम रिलाई नहीं करेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आती है? ठीक है, ये टॉपिक मैं आपको खुद से करने को कह रहा हूँ। मैंने आपको लॉजिक पूरा समझा दिया है, बट इसके ये जो सब पॉइंट्स है ना, ये सब पॉइंट्स पढ़ने में मज़ा तभी आएगा व्हेन यू नो द डिटेल ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। हालांकि मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया है इस टॉपिक का। ठीक है, बात समझ में आती है क्या? बात समझ में आती है क्या? देखो यार,
मैं आपसे बहुत बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से बात करता हूँ। जो है वो है। टॉपिक की लिंकिंग, क्योंकि मैं नॉर्मल क्लास में इसको इंटरनल कंट्रोल पूरा डिस्कस कर लेते हैं ना, काफ़ी डिटेल टॉपिक है वो भी। उसके बाद में डिस्कशन करते हैं तो लिंक हो जाता है। मैंने आपको लिंक करके बता दिया। तो किसी बच्चे ने अगर पहले पढ़ रखा होगा, वो ये फास्ट ट्रैक दिख रहा होगा, तो वो तो बहुत ईजिली कनेक्ट कर जाएगा। इफ़ यू आर स्टडिंग ओनली फॉर फर्स्ट टाइम, देन ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो वो एक इंटरनल कंट्रोल का टॉपिक आपको बस पढ़ना पड़ेगा। इजी है, मैंने ओवरव्यू पूरा डिटेल समझा दिया है आपको, क्या है क्या नहीं है। बट वो एक थोड़ा सा टॉपिक है। ठीक है, बात समझ में आती है क्या? क्लैरिटी है? वीडियो को 2 मिनट पॉज कर लो, माइंड को थोड़ा सा शांति दो। अच्छा खासा डिस्कशन चल रहा है अपना, फिर प्ले करना। तो रील्स मत देखने बैठ जाना यार, तुम्हारे साथ में प्रॉब्लम यही तो है। वीडियो को पॉज करो, तुम इधर उधर भटक जाते हो। चलो, अब आ जाओ। अब नाउ टू बेसिc topics are there. Specific inquiries by auditor when deviations from controls are detected, and evaluating operating effectiveness of a control. Try to understand. पहले मैं एक बेसिक बात करता हूँ। कभी भी आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस केवल टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल से नहीं ले सकते। आप टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल से ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के कंट्रोल ले सकते हो, बट ओवरऑल सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना कि भाई मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, ये रोमम से रिलेटेड मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, आपको ऑब्वियसली यू नीड टू अप्लाई सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। कोई चॉइस ही नहीं है मेरे भाई। सब्सटेंटिव प्रोसीजर तुझे लगाना ही पड़ेगा। दिस इज मैंडेटरी। दिस इज मैंडेटरी। कंट्रोल्स कितनी टेस्टिंग कर ले, कंट्रोल टेस्टिंग के लिए तुझे ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक कर, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस वाला फंडा क्लियर हो जाएगा तेरा। बट ओवरऑल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, उसके लिए तुझे सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाने पड़ेगी। यू कांट इग्नोर दैट। यू कांट इग्नोर दैट। ये बेसिक बात है। बेसिक बात है। ठीक है सर, बात करेंगे इस पे है ना अभी। सो टॉपिक है स्पेसिफिक इंक्वायरीज बाय ऑडिटर्स व्हेन डिविएशंस फ्रॉम कंट्रोल्स आर डिटेक्टेड। इंटरनल कंट्रोल में डिविएशंस डिटेक्ट हुए हैं तो क्या करे? ऑडिटर जिन कंट्रोल्स पे रिलाय करना चाह रहा था उनमें डिविएशंस डिटेक्ट हुए, तो ऑडिटर नीड टू मेक अ स्पेसिफिक इंक्वायरीज टू अंडरस्टैंड पर्टिकुलर मैटर्स एंड इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट। सर क्या क्या? मेरी बात सुनना। वेदर ऑडिटर नीड टू डिटरमाइन वेदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल दैट हैव बीन परफॉर्म्ड। व्हाट डू यू मीन बाय हैव बीन परफॉर्म्ड? इसका मतलब क्या है? जो पास्ट में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करे थे ना, तुम्हें डेफिशिएंसी अभी मिली है, तो तुम क्या सोच रहे हो? और वो पहले के टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स जो प्रोवाइड करे, जो करे थे, जो इससे अच्छा मतलब एप्रोप्रिएट बेस मिला था टू रिलाई ऑन कंट्रोल, उसका क्या? क्या वो अभी भी रिलाई कर सकते नहीं कर सकते हम? यू आर डिटरमाइनिंग क्या मेरे को एडिशनल टीओसी करने की जरूरत है क्या? यू हैव डिटेक्टेड डेविएशन फ्रॉम इंटरनल कंट्रोल, सो व्हाट यू आर थिंकिंग? पहले पुराना सोच रहे हो, फिर सोच रहे हो यार टीओसी और करे क्या? देन व्हाट यू आर थिंकिंग? पोटेंशियल रूमम नीड टू बी एड्रेस यूजिंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर। क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बोला, सब्सटेंटिव प्रोसीजर के बिना तो बात बनेगी ही नहीं। डेविएशंस मिले इंटरनल कंट्रोल में, मतलब वैसे इंटरनल कंट्रोल वीक है, तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा। केवल टीओसी से तो काम वैसे भी नहीं चलता। और यही बातें देखो नीचे लिखी हुई है। Irrespective of the assess rumum, the auditor shall design and perform substantive procedure. Substantive procedure perform करना is compulsory. टीओसी से कैसे ही रिजल्ट आए डजेंट मैटर, यू नीड टू परफॉर्म सब्सटेंटिव प्रोसीजर। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस। लॉजिकली सोचो ना यार, सेल्स के कंट्रोल चेक करके बस क्या 4 लाख इन्वॉइसेस, 40 लाख इन्वॉइसेस, 4 करोड़ इन्वॉइसेस पे कमेंट कर दोगे क्या अब बढ़िया है, चंगा है या खराब है? पॉसिबल नहीं है ना। यू नीड टू डू सब्सटेंटिव चेकिंग, डिटेल चेकिंग। ठीक है, सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द असेस रूमम यू नीड टू डू सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। क्यों सर, क्यों? प्रॉब्लम क्या है? इंटरनल कंट्रोल की भी अपनी लिमिटेशंस है। मैनेजमेंट ही तो इंटरनल कंट्रोल बनाता है। अगर मैनेजमेंट उसको ओवरराइड कर दिया तो व्हाट विल बी द इफेक्ट? सोचो, कंट्रोल्स मैनेजमेंट लगा रहा है, टीसीडब्ल्यूजी लगा रहा है, उन कंट्रोल्स को ओवरराइड तो वो कर ही सकता है।
एंड दूसरा क्या, ऑडिटर का ये जो असेसमेंट होता है ना रोमम का, इट इज़ वेरी जजमेंटल, एंड देयर कैन बी अ केस जहाँ पे वो सारे रोमम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, डिटेक्शन रिस्क हो सकती है ना। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? ठीक है, आई एम ट्राइंग कि मैं आपको पूरा लॉजिकली समझाऊँ। यस, थोड़ा सा टेक्निकल है, पर लॉजिकली तो समझना पड़ेगा। एक बार लगता है, बाकी वापस रिवाइज करोगे बड़ा आसानी से समझ में आएगा, बट लॉजिकली समझोगे ना तो याद होएगी चीज़ें, वरना दिक्कत रहेगी। ठीक है, तो सर क्या टॉपिक है, एक बार टॉपिक वापस रिवाइज करा दो। देर इज अ केस दैट यू हैव आइडेंटिफाइड डिविजन्स फ्रॉम इंटरनल कंट्रोल। तो ऑडिटर क्या डिटरमाइन करने की कोशिश करता है कि यार जो मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऑलरेडी परफॉर्म कर ली है, क्या वो अप्रोप्रिएट है। दूसरा, क्या मुझे एडिशनल टीओसी परफॉर्म करने की जरूरत है। एंड तीसरा, नीट पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट सब्सटेंटिव प्रोसीजर से ढूंढने की बात। इसमें एक और बात मैंने क्या बोली कि रोमम कैसा ही हो, टीओसी तुमने क्या करा क्या नहीं करा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू नीड टू अप्लाई सब्सटेंटिव प्रोसीजर एट एनी कॉस्ट बिकॉज ऑफ टू फैक्टर्स। ऑडिटर का जजमेंटल है, ऑडिटर शायद सारे रोमम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, and दूसरा, देर आर इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, मैनेजमेंट ओवरराइड कर जाता है। क्या ये बात आपको समझ में आती है? डन, डन डनाडन माय डियर स्टूडेंट्स, डन डनाडन। एंड लास्ट पॉइंट है इवेल्युएटिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ अ कंट्रोल। इसको बस एक बार रीड करके चलना आप। मैं इसको कनेक्ट करूँगा ऐसे 265 में। अभी मैं, आप इसको रीड करके चलना बस, एक जस्ट आप इसको एक बार रीड करोगे, मैं इसको ऐसे 265 में कनेक्ट करूँगा। ठीक है, इवेल्युएटिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ अ कंट्रोल, छोटा सा पॉइंट है, एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है, इसको ऐसे 265 में मैं कनेक्ट करके चलूँगा आपके साथ। डन। सो दिस कंप्लीट्स योर टेस्ट ऑफ कंट्रोल पोर्शन। टेस्ट ऑफ कंट्रोल पूरा का पूरा हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। थम्बा थम्बा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमारा क्या बाकी है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। क्या बाकी है मेरे भाई? सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। ठीक है, अब फोकस ऑन सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर के दो हिस्से होते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर अगेन वी विल बी डिस्कसिंग इन ऐसे 520 इन डिटेल एनालिटिकल प्रोसीजर्स, वो अलग से अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, वहाँ पे रेशियो एनालिसिस के बारे में बातें होती है, कंपैरिजंस के बारे में बातें होती है, रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा के बारे में बातें होती है, बहुत सारी बातें होती है, ये अलग से अपन ऐसे 520 में कवर करेंगे। ठीक है, एज इट इज़ ये जो नोट्स है, ये एज इट इज़ नोट्स आपने ऐसे 315 में भी देखे होंगे, वहाँ पे ही मैंने आपको क्या बोला था, 520 में हम कवर करेंगे। करेंगे ना, क्या दिक्कत की बात है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में एक होता है टीओडी, टेस्ट ऑफ डिटेल, जिसकी दो बाइफर्केशन है, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। सर वाउचिंग किसके लिए होता है? इनकम और एक्सपेंस के लिए होता है। वेरिफिकेशन किसके लिए होता है? असेट और लाइबिलिटी के लिए होता है। आप इसको रीड करके चलना। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स अपन चैप्टर नंबर 5 में देखते हैं, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं बेसिक बात करता हूँ तुम्हारे साथ में। मैंने सब्सटेंटिव प्रोसीजर के दो चीज़ें बोली, टेस्ट ऑफ डिटेल एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ डिटेल्स के क्या हमने एग्जांपल्स ऊपर कवर करे थे? आओ, ये कुछ एग्जांपल्स कवर करे थे। सेल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, रेंट पेड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। सर ये क्या है? ये बेसिकली क्या है? वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, टेस्ट ऑफ डिटेल्स। लैंड की लैंड एंड बिल्डिंग की ओनरशिप तुम्हें चेक करनी है कंपनी के नाम पे, तुमने क्या करा? सर हमने उसके मंगवाई, सर सेल डीड मंगवाई। सेल डीड मंगवाई तो कंपनी का नाम आ गया। हाँ सर, है सर, बिल्कुल है। ओनरशिप आपने क्या करा? वेरीफाई कर लिया। ठीक है, किसी सेल्स से रिलेटेड उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को आपने वाउचिंग करी, अदर जो वाउचर्स है उनकी आपने वाउचिंग करी, वेरिफिक वाउचर डिटेल चेकिंग करी। दैट इज टेस्ट ऑफ डिटेल। यहाँ पे आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो, चीज़ों को देख रहे हो उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से। दैट इज योर टेस्ट ऑफ डिटेल। ठीक है, दो तरीके की होती है, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। सर और एग्जांपल दे दो। एग्जांपल बहुत सारे हैं इसके, लोड ही नहीं है, बोरिंग है।
कंपनी ने बोरोइंग करी तो उसने इंटरेस्ट का पेमेंट बुक कर रखा है, तुम कैसे चेक करोगे? बैंक का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिल जाता है, उससे क्रॉस चेक करोगे कि यार बैंक का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में इतना इंटरेस्ट कॉस्ट है, कंपनी ने इतना ही बुक कर रखा है क्या? समझ रहे हो? समझ रहे हो? आप मतलब चीज़ों को चेकिंग कर रहे हो विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वाउचिंग वेरिफिकेशन। और अगर मैं बात करूँ तो ऑडिट में 70% एफर्ट यहाँ पे लगता है। 70% से 60 से 70% यही वर्किंग होती है टेस्ट ऑफ डिटेल्स। सब्सटेंटिव प्रोसीजर के दो हिस्से हैं, टेस्ट और डिटेल। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, टेस्ट और डिटेल में वाउचिंग वेरिफिकेशन आ गया। वाउचिंग इज फॉर इनकम एंड एक्सपेंस, वेरिफिकेशन इज फॉर असेट एंड लायबिलिटी, सिंपल इज दैट। ठीक है, डन माय डियर स्टूडेंट्स। अब एक छोटा सा टॉपिक है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर कौन से लगाने हैं? अरे कोई से भी लगाओ ना। आप टीओडी भी लगा सकते हो, आप सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर भी लगा सकते हो, या आप इनका कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। एज अ ऑडिटर यू नीड टू टेक अ प्रोफेशनल जजमेंट एंड अप्लाई व्हाट यू कैन डू। यू कैन अप्लाई सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर ओनली, यू कैन अप्लाई ओनली टीओडी, और यू कैन अप्लाई कॉम्बिनेशन ऑफ अ बोथ। दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द प्रोफेशनल जजमेंट। ऑडिटर को डिटरमाइन करना पड़ता है कि क्या मैं कौन से प्रोसीजर अप्लाई करूँ। अच्छा, किस हद तक करूँ वो डिपेंड बहुत सारी चीज़ों पे करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला था ना, अगर रिजल्ट ऑफ कंट्रोल्स आर अनसेटिस्फैक्ट्री, कंट्रोल्स आपने जो वो टीओसी करा था ना उसके रिजल्ट अनसेटिस्फैक्ट्री मिले थे, तो भाई सब्सटेंटिव प्रोसीजर बढ़ाओगे घटाओगे? सब्सटेंटिव प्रोसीजर बढ़ाओगे ना सर, बढ़ाएंगे ना। दैट इज योर कॉन्सेप्ट। ठीक है, डन माय डियर स्टूडेंट्स, दिस कंप्लीट्स योर एसे 330। कुछ भी ऐसा कट शॉट नहीं है, काफ़ी अच्छे से हमने कवर करा है एसे 330 ऑडिटर रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क। वी हैव ट्राई टू कनेक्ट विथ एसे 315 इंटरनल कंट्रोल्स। एसे 315 और 330 में कैसे कनेक्शन हो सकता है, हमने सारी की सारी चीज़ें करने की कोशिश करी है। अब एज ए स्टूडेंट आपको क्या करना है? आपको भाई ये वीडियो ख़त्म होने के बाद में हाथों हाथ एक बार खुद से पढ़ना है। अगर आप ये सोचो कि आप इसको 4 दिन 5 दिन बाद उठाओगे, फिर वापस वीडियो खोल के चेक करने बैठ जाओगे, अरे वापस वीडियो देख लेते यार, ये क्या समझाया था सर ने। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर। मेक श्योर यू आर लाइकिंग द वीडियो। डू कमेंट कैसा लगा आपको। इट मोटिवेट्स, अच्छा लगता है कि भाई चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही है पता पड़ता है। ठीक है, एंड दोस्तों के साथ में प्लीज़ शेयर करना। थैंक यू।